Hello students. So today's topic is production of rotating magnetic field in a three-phase winding. Okay. So ये आपका फर्स्ट चैप्टर इंडक्शन मशीन्स का सेकंड टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो बेसिकली क्या होता है कि आप सबको पता है जब भी किसी भी कॉइल में करंट फ्लो करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है. ठीक है. अगर हम यहाँ पे एक थ्री फेज़ कॉइल वाइंडिंग लें और उसमें करंट अगर हम पास करवाएं, थ्री फेज़ करंट पास करवाएं, तो उसमें क्या बनेगी, आपकी हर एक फेज़ की अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उन तीनों की वजह से बनती है वो एक्चुअल में रोटेटिंग होती है. तो हम वही देखेंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है. तो आप ये सब नोट कर लीजिए. सबसे पहले फिगर शोज़ अ स्टेटर विथ थ्री फेज़ वाइंडिंग विच इज़ स्टार कनेक्टेड. तो यहाँ पे एक मैंने स्टेटर बना लिया है और उसमें थ्री फेज़ वाइंडिंग मैंने ड्रॉ करी है. तो एक है आर आर डैश, ठीक है, सिमिलरली वाई वाई डैश एंड थर्ड इज़ बी बी डैश. तो थ्री फेज़ है ये. तो हम वाइंडिंग्स को कैसे बनाते हैं, 120 के गैप पे बनाते हैं. ये आर और इस y में 120 का गैप होगा और इस y और इस b में भी 120 का गैप होगा. ठीक है. तो यहाँ पे हम 120 डिग्री कौन सा होता है, ये इलेक्ट्रिकल होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हमें पता है थ्री फेजेस 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट होते हैं. और क्योंकि मैं ये आपको बेसिक अभी टू पोल मशीन के लिए बना रही हूँ, तो टू पोल मशीन में इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री इक्वल होते हैं. यू नो दैट थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू p/2 ऑफ थीटा मैकेनिकल. तो इसमें हमारा सेम आता है थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल दो पोल्स के लिए. तो हम दो पोल्स का कंसीडर कर रहे हैं. तो अगर इलेक्ट्रिकल 120 है तो मैकेनिकली भी 120 ही आएगा. तो इसलिए मैंने दोनों को मैकेनिकल डिग्रीज़ भी 120 डिग्री के गैप पे अरेंज कर के रखा है. एक्चुअल में जो मशीन्स होंगी वो मोर देन टू पोल्स होते हैं, तो वहाँ पे ये फिज़िकली 120 के गैप पे नहीं आते, पर उस पोजीशन पे एडजस्ट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल आपका 120 बनता है. ठीक है. तो कीप दैट असाइड. सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक टू पोल के लिए बना लिया है और 120 पे मैंने सारे फेजेस अपने अरेंज करके रखे हैं. एक दो एंड्स आएंगे हर एक फेज़ के. ठीक है. आर और आर डैश उसका रिटर्न पाथ, सिमिलरली वाई वाई डैश एंड बी बी डैश. सो देयर आर थ्री वाइंडिंग्स विच आई हैव प्लेस्ड 120 डिग्रीज अपार्ट. सो अब थ्री फेजेस वाइंडिंग्स को मैं स्टार भी कनेक्ट कर सकती हूँ, डेल्टा भी कनेक्ट कर सकती हूँ. आपने पढ़ा है. तो यहाँ पे मैं स्टार कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो स्टार कनेक्ट के लिए देखते हैं. मैं सबसे पहले तो ये वायर्स को बाहर ले आती हूँ. आर फेज़ की ये वाली कॉइल आ जाएगी यहाँ से. ठीक है. सिमिलरली वाई फेज़ का यहाँ से आ जाएगा. दिस इज़ आर, दिस इज़ वाई एंड बी फेज़ के लिए इधर से दिस इज़ योर बी फेज़. तो तीन फेज़ आ गए. और स्टार में क्या होता है, वैसे स्टार कनेक्शन कैसा होता है, तीन कॉइल्स होती हैं आपकी और तीनों का एक एंड कनेक्टेड होता है और एक हमारा बाहर होता है. तो ये मैंने बाहर ले लिया और तो बाकी के एंड्स बचे. ठीक है. वो मतलब एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे. ओके. क्योंकि हर एक जो भी कॉइल है उसके दो एंड्स हैं. ठीक है. कैसे आपने पढ़ा होगा ये तो फंडामेंटल्स में कि कोई भी कॉइल के दो एंड्स होते हैं. तो यहाँ पे भी मैंने हर एक कॉइल के दो एंड्स बना लिए हैं. एक आर आर डैश बना लिया है और एक वाई वाई डैश बना लिया है और एक बी बी डैश बना लिया है. और आर डैश वाई डैश बी डैश और आर वाई बी एंड्स को हमने बाहर की तरफ कर लिया है और जो तीनों एंड बने उनको हमें एक साथ कनेक्ट करना है. तो ये बाकी तीनों एंड्स को हमें एक साथ करना है. तो यहाँ से हम इन तीनों को एक साथ ज्वाइन कर देंगे. ठीक है. तो इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर बना. अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि व्हेन थ्री फेज सप्लाई इज़ अप्लाइड अक्रॉस द स्टेटर टर्मिनल्स मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द वाइंडिंग. अब हमने इनको थ्री फेज सप्लाई दी तो इसमें करंट जब भी हम पास करवाएंगे तो एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर
प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तीनों की तीनों कॉइल्स अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। आर डैश कॉइल भी का भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, सिमिलरली बी डैश कॉइल का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड वाई डैश का भी। सो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच वाइंडिंग इज़ डिफरेंट। हर एक वाइंडिंग की जो वजह से डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि तीनों और अलग अलग डायरेक्शन में प्लेस्ड हैं। तो इन तीनों की वजह से एक नेट जो फ्लक्स होगा वो बनेगा, विच गिव राइज टू अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सो नाउ वी विल स्टडी कि वो कैसा बनता है। तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ अब मैं एक 3 फेज़ वेव फॉर्म ड्रॉ करने वाली हूँ, क्योंकि हमने स्टेटर में 3 फेज़ सप्लाई दी। तो इस तरह से मैंने डिविजन्स बना लिए हैं। आप अच्छे से बनाना इसको प्रॉपर मेजरमेंट से, और डिफरेंट कलर ऑफ पेन यूज़ करना हर एक फेज़ के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आर के लिए बनाऊँगी एक पूरा साइकिल यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह से मैंने वेव फॉर्म बना ली है। अब मैं 30-30 के गैप पे यहाँ पे एंगल्स मार्क कर दूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप सेंटर पोजीशंस मार्क कर लेना 90 पे, और यहाँ पे आपके 2 डिविजन्स आ जाएंगे बीच में 30-30 के। तो इसको आपको अगेन 2 डिविजन्स में डिवाइड करना है, इधर भी 2 डिविजन्स और इधर भी 2 डिविजन्स। सो कुछ इस तरह के डिविजन्स बन जाएंगे 30-30 के गैप पे, ये आप मार्क कर लेंगे। अब नेक्स्ट वेव फॉर्म आर के बाद हम अपनी वाई वेव फॉर्म बनाएंगे, जिसको मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ उसके लिए। और वो इसके 120 के बाद बनती है, तो हम उसको इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और इसका मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा देखिए, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 90 के डिफरेंस पे बन रहा है। देखो 90 डिग्रीज़ के बाद आता है, तो वो स्टार्ट इधर से होगा, तो इसके 90 के बाद इसका मैक्सिमम आएगा। तो 90 के लिए हमें कितना डिविजन्स काउंट करना है देखिए, 1 2 एंड 3 डिविजन्स काउंट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा अगर वेव फॉर्म, तो उसके 3 डिवीजन के बाद उसका मैक्सिमम बनेगा, मतलब 1 2 3 2210 पे उसका हमें मैक्सिमा बनाना है, और मैक्सिमा इसके आप इक्वल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक प्रोसीड करते हैं। सो ये इस तरह का बनेगा, ठीक है। 150 पे इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए, इस तरह से आप बनाएंगे, और 210 पे मैक्सिमम होगा। और ये वेव फॉर्म कहाँ पे जाएगी, अब अगेन आगे हमें 90 डिग्री और जाना है। तो 90 के लिए इसके आगे हमें 3 डिविजन्स और काउंट करने हैं। देखिए 90 ये था, तो ये 0 पे अब 3 डिविजन्स के बाद आएगा 1 2 3। तो सिमिलरली यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इसके 1 2 3 300 पे उसका ये 0 पे आएगा। तो उस तरह से बनाएंगे। सो अब वेव फॉर्म ऐसे बन गई। अब नेगेटिव साइकिल इसका देखें, इसके यहाँ से, तो अब इस नेगेटिव साइकिल का मैक्सिमम इस पॉइंट के 90 डिग्री के बाद आएगा। तो 3 डिविजन्स इस साइड काउंट करेंगे, मतलब 1 2 3। तो 30 डिग्रीज़ पे ये इस तरह से मैक्सिमम आना चाहिए। तो इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम बनाना है, तो आप इस तरह से ड्रॉ करें, और इस पॉइंट के बाद थोड़ा डिक्रीजिंग आएगा। सो इस तरह की वेव फॉर्म बनेगी यहाँ से मैक्सिमम 30 पे, और इस पॉइंट के आगे इसका नेक्स्ट मैक्सिमा कहाँ आएगा, अब इसके 3 डिविजन्स के बाद, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, 390 पे। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमा बनाना है, और इस वेव फॉर्म को इधर इंटरसेक्ट 330 पे करता हुआ ये इस टाइम मैक्सिमा पहुँचेगा। अब नेक्स्ट जो फेज़ है बी फेज़, वो इसकी भी 120 डिग्री के बाद है, मतलब 120 का फर्दर 120 डिग्री इसके आगे, मतलब 240। तो वो 240 से स्टार्ट होगा। तो सिमिलरली अब हमें ब्लू नेक्स्ट वेव फॉर्म जो है वो 240 से बनानी है। तो उसका मैक्सिमा कहाँ आएगा, इसके 90 डिग्री के बाद। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, तो अगेन 3 डिविजन्स काउंट कर लो, 1 2 3। तो 330 पे उसका हमें मैक्सिमा बनाना है, और सिमिलरली 3 डिविजन्स के बाद वो ऐसे। और नेगेटिव साइकिल भी तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ। सो नाउ जो ब्लू वेव फॉर्म है वो आपकी कुछ इस पैटर्न पे बनेगी। अब प्रोसीड करने से पहले हम वैल्यूज़ को मार्क कर लेंगे। तो ये साइन वेव फॉर्म है, और साइन 90 आपका 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। और ये आई एम है इस वेव फॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे आई एम आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये जो वेव फॉर्म है वो आपकी आई एम साइन थीटा है, ठीक है। तो आई साइन थीटा 90 पे मैक 1 होता है, तो आई एम आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली 60 पे अगर हम देखें,
तो 60 पे साइन 60 वी नो √3/2 होता है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0.866। तो साइन ऑफ 60 पे 0.8666 IM हो जाएगी, एंड 30 पे साइन 30 इज़ 0.5, तो यहाँ पे 0.5 IM हो जाएगी। अब हम डिफरेंट एंगल्स पे वेव फॉर्म का क्या रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा बनता है वो हम स्टडी करेंगे। सो अभी हम नेगेटिव साइड भी मैं वैल्यूज़ मार्क कर देती हूँ। तो मैक्सिमम वाला मैंने यहाँ पे नेगेटिव हाफ में -IM से रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। एंड ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 0.866 IM बट विद अ नेगेटिव साइन। एंड सिमिलरली दिस पॉइंट जहाँ पे ये कर रहे हैं, ये कौन सा होगा आपका -0.5 IM, ओके। सो अब मैं हर एक इंस्टेंट पे मैं फ्लक्स का रिजल्टेंट वैल्यू देखती हूँ, ठीक है। तो इसको बिगिन करने से पहले हम एज्यूम करते हैं कि अब देखिए, क्योंकि ये 3 फेज़ स्टेटर है, ठीक है, यहाँ पे मुझे खुद सप्लाई अगर मैं कर रही हूँ इसमें, ठीक है, इस केस में अपने आप मैं करंट प्रोवाइड कर रही हूँ स्टेटर में एक्सटर्नल सोर्स से, तो क्या होगा R, Y और B के यहाँ पे मुझे 3 फेज़ सप्लाई अपनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से करंट्स फ्लो करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और ये तीनों कैसे होंगे आपके स्टार में कनेक्ट किया है हमने, तो इन तीनों को हमने इस तरह से एक शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब जब इसमें करंट जा रहा है, तो हम एक रेफरेंस वैल्यू देख लेते हैं कि जो पॉजिटिव हाफ है, तो उस केस में हमें क्या करेंगे, अगर आर फेज़ में करंट मतलब हमारा एंटर हो रहा है, आर में भी, वाई में भी और बी में भी, ठीक है, तो मतलब उस साइड क्या बनेगा, हमारा एंटर हो रहा है, तो इस साइड हम क्या बनाएंगे, क्रॉस बनाएंगे, ठीक है। सिमिलरली वाई में भी क्रॉस बनाएंगे और बी में भी क्रॉस बनाएंगे। एंटर हो रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है, और यहाँ से हमारा वापस आएगा, तो ये यहाँ पे डॉट्स बनेंगे। तो इसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट माना है कि अगर हमारा आर वाले इन तीनों फेज़ में जब हमारा क्रॉस बन रहा है, तो उसको हमने पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और डॉट बनेगा तो नेगेटिव से। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी जिस पॉइंट पे आपका हम अगर पॉजिटिव मान के चलें तो। बट अब हर एक पॉइंट पे हमें यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आपका देखो आर फेज़ आपका 0 हो रहा है, आपका जो वाई फेज़ है वो -0.866 नेगेटिव है। तो नेगेटिव जब हमें करंट ड्रॉ करना है, तो हम उधर मतलब यहाँ पे अब हमें डॉट बनाना पड़ेगा और उधर क्रॉस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाली डायरेक्शन मार्क की है, तो आप बस अपने नोट्स में ऐसा लिख लो कि अभी यहाँ पे क्रॉस में पॉजिटिव होगा अगर आर वाई बी में, और डॉट का मतलब है नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आर वाई बी में क्रॉस है तो मतलब पॉजिटिव हाफ के लिए हमें आर वाई बी में क्रॉस बनाना है, और नेगेटिव के लिए आर वाई बी में हमें डॉट बनाना है। तो और ये आप स्टेटर, ये आप बस अपना साइड में नोट कर लो, और आगे हम देखते हैं। तो अब हम डिफरेंट टाइम्स पे अपने इसमें करंट्स की डायरेक्शन मार्क करेंगे, और उसके से हमें हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स कैसा बनेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे देखो आप, ओरिजिन पे, उसको मैं टाइम t1 मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट हम बना रहे हैं t1 टाइम पे। तो इस पॉइंट पे हम देखो ओरिजिन पे, मतलब यहाँ पे आपका रेड वेव फॉर्म अभी 0 है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसमें अभी कोई भी करंट नहीं फ्लो करा, तो कुछ भी करंट नहीं फ्लो करा, ब्लैंक आप छोड़ दीजिए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी इसमें कोई करंट्स नहीं है, ठीक है। अब हम वाई की बात करते हैं, मार्क कर देती हूँ मैं, ये आर है, ये आर डैश है। अब जो वाई है वो इसके 120 पे रखा है, ठीक है, वाई
वाई डैश, और इसमें जो करंट है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेगेटिव है, ठीक है, और कितना है -0.866 IM है। तो नेगेटिव करंट के लिए क्या बताया मैंने, अब वाई पे क्या हम करेंगे, डॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डॉट बना देती हूँ और इधर क्रॉस बना देती हूँ, ठीक है। अब हम इस वाले के लिए देखते हैं, बी वाले की वैल्यू कितनी है, इट इज़ +0.866 IM, करेक्ट। सो उसके लिए कैसे बनेगा, यहाँ पे मतलब बी वाला, ये बी पॉइंट है एंड दिस इज़ बी डैश। सो इधर पॉजिटिव के लिए इधर क्रॉस बनाएंगे और इधर डॉट बनाएंगे। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम फ्लक्सेस की डायरेक्शन बनाएंगे। सो आप फर्दर नोट करो कि इस पॉइंट पे आप वैल्यूज़ नोट कर लो, आर 0 है, आई वाई की वैल्यू आपकी -0.866 IM है एंड आई बी की वैल्यू +0.866 IM है। तो आई वाई के आप साथ में लिखोगे, आई वाई के बाद आप लिखना ये पॉइंट, दैट करंट फ्लोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि इसमें नेगेटिव है, इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉट इन वाई, वाई में हमने डॉट बनाया है एंड क्रॉस बनाया है अपने वाई डैश में, ठीक है। सिमिलरली अब आई बी का पॉजिटिव है, तो आई बी के नीचे आप लिखना कि करंट फ्लोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस इन बी एंड डॉट इन बी डैश, ओके। नाउ वी विल ड्रॉ दी डायरेक्शंस ऑफ फ्लक्सेस। सो अब आर की वजह से तो कोई फ्लक्स नहीं बनेगी क्योंकि इस पॉइंट पे इसमें कोई करंट नहीं है। वाई की वजह से देखो, अब वाई इस तरह से है, तो कर्ल करो अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में, यहाँ से ऊपर को आ रहा है और इधर से अंदर, तो ये आपकी इस डायरेक्शन में आपका आई वाई बना। तो ये मतलब ये इसका एक्सिस था, देखो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में आपका बनेगा फाई वाई, ठीक है। और बी की वजह से देखते हैं, तो बी की वजह से आपका देखो बी का एक्सिस हमारा ये है, तो बी की वजह से आपका जो बन रहा है वो इस तरफ को आएगा, देखो कर्ल करके देखना आप फिंगर्स को इस तरह से, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, इस अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका ये फाई बी आ गया, ठीक है। तो ये फाई वाई है और ये फाई बी है। और अभी इन फ्लक्सेस की वैल्यू मैक्सिमम नहीं है, कितनी है फाई वाई, क्योंकि करंट आपका कितना है इस वक्त -√3/2 या फिर -0.866 IM है, तो फ्लक्स भी क्योंकि करंट की वजह से ही प्रोड्यूस हो रही है, तो फ्लक्स भी कितनी होगी -0.866 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ है, ठीक है। तो अगर इसको मैं क्लियरली लिखूं तो यहाँ पे जो फाई वाई है, ठीक है, फाई वाई की कितनी वैल्यू होगी 0.866 5M सो वाई की मैग्नीट्यूड 0.866 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली बी की वजह से जो फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड भी आपका 0.866 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है। तो इन दोनों का वजह से जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा आपका, रिजल्टेंट वुड लाई इन बिटवीन देम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, आप उसको पैरेललोग्राम लॉ से निकाल दो। तो जो ये
डायगोनल होगा ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें पता है, तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। सो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आपका, हमें रिजल्टेंट निकालना है, दैट इज इक्वल टू 5y² + 5y² + 2 टाइम्स ऑफ 5y 5b इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, एंड द एंगल बिटवीन दैम इज़ हियर इट इज़ 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम। 5y की वैल्यू आपकी 0.8665 है, या फिर √3/2 भी लिख सकते हैं, √3/2 से इजी रहेगा, ठीक है। रूट तो इसका स्क्वायर, ठीक है। 5m मैंने एक साथ ही हम 5m को बाहर निकाल दिया, और 5b में भी यही आएगा, √3/2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, दोनों सेम ही हैं तो यहाँ पे भी √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, थीटा 60 है इधर, तो cos 60 इज़ 1/2, तो ये बच गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये √3 टाइम्स, बाहर 5m है और अंदर हो जाएगा आपका 3 बार हो रहा है ये, तो 3 × 3/4, ठीक है। और अंडर द रूट है ये, तो इसको जब रूट से हम बाहर निकालेंगे तो 3 का 3 आ जाएगा एंड 4 का 2 बचेगा, तो ये हो गया आपका 1.55m। तो जो फ्लक्स आई है उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है ये रिजल्टेंट फ्लक्स, दैट इज़ इक्वल टू 1.55m, और डायरेक्शन आपकी एज शोन बाय द एरो है। अब हम इससे आगे वाले टाइम पे चलते हैं, उसके लिए हम सेम स्टडी करेंगे। सो नाउ अब हम सेकंड पोजीशन पे देखेंगे। रैंडमली आप कोई भी पोजीशन चूज़ कर सकते हैं, मैं अभी 90 डिग्री पे देख रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा टाइम t2 है। तो t2 पे हम देखते हैं, यहाँ पे r फेज़ की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, इस वक्त, और इसमें मैं डॉट और क्रॉस बताती हूँ। पॉजिटिव है तो मतलब r में मैंने क्रॉस बनाया और डॉट में r' में डॉट, और कोरस्पॉन्डिंग आपका जो येलो मतलब ग्रीन वाला जो है y जिसको मैंने नाम दिया है, उसकी वैल्यू नेगेटिव है और -0.55m है। तो इसकी वैल्यू भी मैं मार्क कर लेती हूँ। नेगेटिव के लिए दोनों ही नेगेटिव है, b भी और y भी, तो दोनों में नेगेटिव के लिए यहाँ पे b में भी डॉट आएगा और y में भी डॉट आएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे फेजेस में क्रॉस आएगा। तो इस तरह का आपका रिप्रेजेंटेशन बन रहा है, करेक्ट। सो अब अगर मैं अब तीनों की कॉरस्पॉन्डिंग में फेजेस के बनाऊँ फ्लक्सेस की डायरेक्शन, तो r की डायरेक्शन किस तरफ आएगी। सो देखो ये वाली डायरेक्शन, तो ये r का प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ये फाई r आ रहा है। अब b की डायरेक्शन मार्क करते हैं, सो ये b का प्लेन है, और सो b के लिए कैसे आएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ को आ रहा है करंट और इधर अंदर को, तो इस पॉइंट पे ऐसे आ रहा है, इस प्लेन के इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, b वाले प्लेन से परपेंडिकुलर बनाना है आपने इस तरफ को, तो ये आपका फाई b आ गया, ठीक है। अब अगर फाई r को देखते हैं, तो फाई r यहाँ से हमारा बाहर को है, आउटसाइड द प्लेन और हेयर इनसाइड द प्लेन। लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द, ये इसका प्लेन है फाई वाला, तो यहाँ से ऊपर को आ रहा है और इधर अंदर को, तो इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ये हमारा फाई वाई आ रहा है। अब इन तीनों का हमने रिजल्टेंट करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए रिजल्टेंट कैसे आएगा। इन दोनों का अगर मुझे रिजल्टेंट करना है तो पैरेललोग्राम आप कंप्लीट कर लो ये, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, और इन दोनों का, और साथ में फाई आर भी सेम ही डायरेक्शन में है, तो फाई आर जो नेट रिजल्टेंट होगा वो फाई आर प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, क्योंकि अब यहाँ पे 3 फेजर्स हैं, ठीक है।
तो ये वाला फाई आर और जो इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट है, तो वो तो आपका अर्थमेटिक सम हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की वजह से करते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू आप नोट देखते हैं तो फाई वाई कितना है आपका, फाई वाई है 0.5, वैल्यू मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ मैं 0.5 फाई एम। सिमिलरली फाई बी है आपका 0.5 फाई एम, और जो आपका फाई आर है वो आई एम के बराबर है, मैक्सिमम है इस वक्त। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम 0.5 फाई एम और 0.5 फाई एम का रिजल्टेंट करेंगे। तो देखो जो फाई आर रिजल्टेंट फ्लक्स जो है ऑफ फाई बी एंड फाई वाई के बीच का, वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ फाई बी स्क्वायर प्लस फाई वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फाई बी फाई वाई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, फाई बी 0.5 है, 1/2 लिख देती हूँ मैं। ठीक है, 0.5 को तो 1/2 का होल स्क्वायर, और फाई एम है, फाई एम का होल स्क्वायर होगा, वो मैंने एक साथ कॉमन निकाल दिया। और फाई वाई की वैल्यू कितनी है, अगेन 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू 1/2। सो हेयर कॉस थीटा दोनों के बीच का एंगल फाई आर और फाई बी का इधर 120 है ये। ठीक है, 120 डिग्री। इस केस में पहले 60 था, अब इन दोनों का एंगल 120 है। तो कॉस ऑफ 120 इज़ इक्वल टू -0.5। ओके, सो यहाँ पे आपका -1/2 आएगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो 1/4 प्लस 1/4 माइनस ऑफ 1/4, तो सिर्फ 1/4 बचा और अंडर द रूट है ये, तो ये 0.5 फाई एम आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो 0.5 फाई एम आया। और जो हमारा इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है, फाई जो आपका रेड वाला था वो उसी डायरेक्शन में है, तो जो टोटल नेट रिजल्टेंट है वो होगा आपका 0.5 फाई एम। इन दोनों की वजह से 0.5 फाई एम आ गया, और फाई आर भी इस तरफ है प्लस फाई आर। और फाई आर की वैल्यू कितनी है हमारी, फाई आर की वैल्यू मैक्सिमम है, फाई एम के बराबर है। ठीक है, तो फाई आर की जगह हम फाई एम भी लिख सकते हैं, तो नेट आ गया आपका 1.5 फाई एम। सो नाउ मैं आपको एक और पोजीशन पे बताऊंगी फ्लक्सेस की डायरेक्शन। तो अब मैंने थर्ड टाइम यहाँ पे 180 डिग्री पे लिया है। ठीक है, तो अब पहले मैंने 0 यहाँ पे स्टडी किया ओरिजिन पे, देन 90, नाउ हम 180 पे देखेंगे। आप कोई भी इंस्टेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो 180 पे हम देखें तो आर की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो रेड वाले में तो 0 आ गया। अब इसमें जो y है उसकी वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पे, इट इज़ इक्वल टू ये वाली, इस पॉइंट पे आपकी कितनी है 0.866 फाई एम पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे इधर मैं क्रॉस बना दूँगी, इधर हम डॉट बना देंगे। देन मैं नेमिंग कर देती हूँ, ये आर डैश है, दिस इज़ वाई डैश, एंड here you can write b dash. So now इसमें तो कोई करंट नहीं आएगा क्योंकि 0 है इस पोजीशन में। सो आई आर इसमें क्या है आपका 0 है T3 में, और
यहाँ मैं लिख देती हूँ एट टाइम t3 IR इज़ 0 एंड IY कितना है, ठीक है, IY आपका 0.866 IM है और IB की वैल्यू 180 पे देखिए, IB की वैल्यू नेगेटिव इतनी है, दैट इज़ -0.866 IM है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं जैसे हमने सब स्टार्टिंग के केस में किया था कि पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वाई फेज़ का पॉजिटिव है तो मतलब वहाँ पे मैंने क्रॉस बना दिया वाई पे और वाई डैश पे डॉट। आई बी का करंट नेगेटिव है तो मतलब मैं बी पे अब डॉट बनाती हूँ और बी डैश पे क्रॉस, ओके। और आई आर तो ज़ीरो है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट केस में थ्योरी लिखी थी वैसे ही आप यहाँ इस वाले केस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इनके रिजल्टेंट फ्लक्स बनाती हूँ। तो आर की वजह से तो कुछ नहीं होगा पर वाई की वजह से देखते हैं। तो वाई का एक्सेस ये है, ठीक है। तो इसका करंट कैसा है, इधर आपका अपवर्ड है एंड यहाँ से ऊपर की तरफ को आ रहा है तो इस डायरेक्शन में बना तो इसके यहाँ पे हमारा ये वाई बनेगा। देन आई बी जो है उसके हमने करंट्स की डायरेक्शन मार्क कर दी है, इसकी एक्सिस हम देख लेते हैं। अब इसकी वजह से जो फ्लक्स है हमारा वो कैसे बनेगा, इधर से हमारा देखिए यहाँ से अपवर्ड है तो इस तरफ को बना इसके परपेंडिकुलर, तो कुछ इस तरह का बन रहा है। ये आई भी आ रहा है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर बनाना है हमें इस वाली एक्सिस के और ये वाला हमने इसके परपेंडिकुलर बनाना है। अब दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा अगेन हम देख सकते हैं, इस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। तो हमें पता है जो दोनों की वैल्यू सेम ही है, मैग्नीट्यूड 0.866 IM है। तो रिजल्टेंट फर्स्ट वाले की तरह ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1.5 M आ रहा है, ओके। तो अब आप देखिए क्या हमें ट्रेंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स इस तरह है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फाई आर जो ब्लैक से रिप्रेजेंट, जब वो 0 पॉइंट पे है 90 तक कितनी कहाँ पे पहुँच गई, वो रोटेट हो गए ऐसा पहुँच गया, ठीक है। अब 180 पे किधर पहुँच गई है, वो इधर पहुँच चुकी है। तो बेसिकली रिजल्टेंट फ्लक्स आपकी घूम रही है, रोटेट कर रही है। तो जो तीन फ्लक्सेस की वजह से जो नेट इफ़ेक्ट पड़ता है वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलती है, ठीक है। तो आपने जो एग्ज़ाम में लिखना है तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, रिजल्टेंट फ्लक्स बनाएंगे, रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू हम निकलेंगे जो कि हर एक केस में कितनी आ रही है 1.5 M आ रही है। इस केस में भी 1.5 थी, इसमें भी 1.5 और इस केस में भी 1.5 थी। तो आप अगर या तो आप पूरा रिजल्टेंट निकालिए जैसे मैंने आपको बताया, इस केस में भी आप निकाल सकते हैं 5y² + 5b² ऐसे करके, ठीक है, सेम एज़ द प्रीवियस केसेस। अदरवाइज़ आप इतना भी याद रख सकते हैं, ये डायग्राम्स सभी बना के इनकी डायरेक्शंस मार्क करके हर एक पॉइंट पे हमने वैल्यू भी लिख देनी है। t1 पे जैसे टाइम t1 पे जो भी 5y की और 5b 5r की जो वैल्यूज़ थी वो नोट करके रिजल्टेंट डायरेक्शन बना के लास्ट में आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट हर एक केस में 1.55 M था, ठीक है। तो ऑब्वियसली डिराइव करके करेंगे तो दैट वुड गिव यू मोर बेनिफिट। सो इसका कंक्लूजन ये है, 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली, कि जब हमने इसमें हम 3 फेज़ सप्लाई देते हैं स्टेटर में
तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट करती है, ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1.55 m रहता है। ओके, दूसरी बात ये है कि अगर जो हम फेजेस को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने आर वाई बी बनाया है, यहाँ पे मैं बी बना देती और वाई बना देती, यहाँ पे मैं बी फेज़ की सप्लाई देती और इधर वाई फेज़ की सप्लाई देती, मतलब फेज़ सीक्वेंस मैंने चेंज कर दी, तो फ्लक्स जो फील्ड नेट रिजल्टेंट आपकी फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी। अभी इस केस में ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, अब उस केस में आपकी इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अभी हम पॉइंट्स कंक्लूड करते हैं। सो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो ये हैं कि जब भी 3 फेज़ सप्लाई किसी 3 फेज़ वाइंडिंग में दी जाती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है रिजल्टेंट वो रोटेटिंग होता है, मतलब मैग्नेटिक की जो लाइंस हैं वो इस तरह से घूम रही हैं आपकी, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड 1.55 m रहता है और जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड होती है। नेक्स्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस ऑफ सप्लाई टू द वाइंडिंग। ओके, तो ये तो आपको मैं बता चुकी। अब सिंक्रोनस स्पीड होती है, तो हमने यहाँ पे देखो 180 तक हमने डिस्कस किया था हाफ साइकिल जब था एक फेज़ का, तो हाफ साइकिल में पहले आपकी रिजल्टेंट फ्लक्स इस डायरेक्शन में थी, तो 180 डिग्री के बाद, ठीक है, 180 डिग्री के गैप पर पहुँच गई वो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल 180 हुआ, तो जो आपकी रिजल्टेंट फ्लक्स ने भी कितना एंगल कवर किया, 180 ही कवर किया था, क्योंकि हम 2 पोल मशीन का केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 पोल के लिए तो थीटा आपका मैकेनिकल ही जो आपकी फ्लक्स ने मैकेनिकल एंगल जितना कवर किया वो इलेक्ट्रिकल एंगल के बराबर था, बट अगर नंबर ऑफ़ पोल इंक्रीज़ हो जाएंगे तो वो चेंज हो जाता है, आपको रिलेशन पता है, तो वहीं से जो आपकी फ्लक्स की रोटेटिंग स्पीड है वो आपकी ns के बराबर होती है, जो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 120 f/p। तो इसी स्पीड से हमारी फ्लक्स रोटेट करेगी, फ्रीक्वेंसी और पोल्स पे डिपेंड करता है जिस स्पीड से फ्लक्स रोटेट करेगी, और मैग्नीट्यूड उसका 1.55 m रहता है और डायरेक्शन जो है वो उसके सीक्वेंस पे डिपेंड करती है। तो ये था आपका प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए 3 फेज़ वाइंडिंग।